हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य, जो कि आपके लिए यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एमएचडी अगर आप इग्नू से एमए कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड एमए हिंदी में कर रहे हैं, सोल से कर रहे हैं या फिर रेगुलर कर रहे हैं, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़ते भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य। भारतेंदु का नवजागरण काल में योगदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र एक कवि और कुशल गद्यकार ही नहीं थे, यह एक युग परिवर्तक साहित्यकार भी कहे जाते हैं। इनसे प्रभावित कवियों और लेखकों का एक बड़ा समूह बन गया था, जिसका नाम भारतेंदु मंडल रखा गया था। भारतेंदु के साथ ही उनके मंडल के अधिकांश लेखक की भी अपनी पत्रिकाएं थीं, जिसके माध्यम से भारतेंदु ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, नवजागरण और सामाजिक सुधार का एक व्यापक अभियान चलाया था। पत्र पत्रिकाओं में उस समय की स्थिति को देखते हुए मुद्दे उठाए जाते थे। नवजागरण का शाब्दिक अर्थ है नए रूप से जागना। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के आंदोलन स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसमें एक और अनेक धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन का प्रभाव था, तो दूसरी ओर पूंजीपति एक सामंतवाद की टकराहट। इन दोनों के संघर्षपूर्ण द्वंद्व के टकराहट से ही हिंदी नवजागरण एवं भारतेंदु युगीन साहित्य दोनों का विकास हुआ। भारतेंदु ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत की व्यथा को दर्शाया है। वह उस समय की परिस्थितियों को समझाते हैं और अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को जागरूक भी करते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में वह लिखते हैं, रोवो सब मिली के आवो भारत, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारतेंदु केवल दुर्दशा देखकर चिंतित नहीं थे, उन्हें कारणों की भी समझ थी। उसी कारण वह अंग्रेजी शासन की आलोचना भी करते हुए कहते हैं, अंग्रेजी राज सुख साज सब भारी, पे धन विदेश चली जात एह बड़ी खवारी। सन 1884 ईस्वी में उन्होंने देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जो बलिया व्याख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। 1870 ईस्वी में अपने युवावस्था में उन्होंने लेवी प्राण लेवी लेख में अंग्रेजों के विरोध बात कही। इससे व्यक्तियों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। नवजागरण की इस भावना से प्रेरित बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जनता से जोड़ते हुए कहा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। भारतेंदु समानता का समर्थन करते थे। वह किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, परंतु वह साम्राज्यवाद का विरोध अवश्य करते थे। नवजागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है, भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति। इन दोनों संस्कृतियों में से यूरोप ने स्वयं को बेहतर बताया है और भारतीयों को असभ्य बताया है। इस समय भारतेंदु ने अपनी भाषा को लेकर प्रेम का भाव दर्शाया। भारतेंदु ने गद्य की प्रधानता के लिए खड़ी बोली का भी प्रयोग किया था। भारतेंदु द्वारा संपादित कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी में देश की उन्नति और देश के विकास को रोकने वाली कुप्रथाओं की विवेचना की गई है। बाला बोधिनी पत्रिका तो मूल रूप से स्त्रियों के लिए निकाली गई थी। समसामयिक समस्याओं पर नाटक, निबंध आदि लिखे।
यहाँ तक कि भक्ति विषयक रचनाओं में भी देशभक्ति संबंधी आधुनिकता का विवरण किया गया है। छुआछूत, बाल विवाह, जन्मपत्री देखकर विवाह करना, विदेशी गमन पर रोक, मूर्ति पूजा आदि अंधविश्वासों का भारतेंदु खुलकर विरोध करते हैं। इन सभी परिस्थितियों की वजह से समाज रूढ़िवादी बन गया है और पतन में धकेला जा रहा है। समाज की रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए भारतेंदु शिक्षा और अपनी भाषा के प्रति उदासीनता लिए भी चिंता व्यक्त करते हैं। अंग्रेजों का मकसद अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे लोगों की जमात खड़ी करना था जो प्रशासन में उन्हें सहयोग दे सके। भारतेंदु नवजागरण की इस प्रवृत्ति के पक्षधर थे और चाहते थे कि लोग अंग्रेजी सीखकर विश्व के ज्ञान विज्ञान से परिचित हों। इसीलिए वे लिखते हैं, लखू न अंग्रेजिन करी उन्नति भाषा माही, सब विद्या के ग्रंथ अंग्रेजिन माही लिखाही। अंग्रेजी के साथ निज भाषा उन्नति की भी वो जोर शोर से पक्ष लेते थे। हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान कविता में भारतेंदु ने कहा, निज भाषा उन्नति एह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। अंग्रेजी पढ़ने के पक्षधर होते हुए भी वह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ अपनी भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहित हीन के हीन। इस कविता में भारतेंदु तरह तरह के उदाहरण देकर समझाते हैं कि भाषाओं को सीखना देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए, विश्व के ज्ञान विज्ञान तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतेंदु ने नाटकों द्वारा भी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत होने वाली भारत की दुर्दशा को चित्रित किया है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटक इसका मूल उदाहरण है। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे, कुल मर्जात न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। यह पंक्तियां अंधेर नगरी से ली गई हैं, जिससे भारतेंदु ने अंग्रेजी शासन में हो रहे भ्रष्टाचार को व्यक्त किया है, दर्शाया है कि भारत के सामाजिक मूल्य कैसे नष्ट होते जा रहे हैं। भारतेंदु का भक्तिपरक काव्य। भारतेंदु की कविताओं का एक बड़ा अंश भक्तिपरक कविताओं का है। सामंती परिवार, वैष्णव संस्कार और साहित्य सृजन की पारिवारिक परंपरा का भी उन पर प्रभाव था। इसलिए उनके काव्य रचना का प्रारंभिक हिस्सा धार्मिक कविताओं के रूप में परंपरा पालन करते हुए सामने आता है। भारतेंदु की भक्तिपरक कविताओं को ईश्वर का गुणगान करके, उसमें रूप सौंदर्य का वर्णन करने, धर्म की दार्शनिक मान्यताओं को नकारने या पुष्ट करने वाली कविताएं हैं। जैसे भक्त सर्वसर, इसमें राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की व्यंजना करते हुए पुराणों के अनुसार उनके चरण चिन्हों का वर्णन किया गया है। दैन्य प्रलाप, रानी छिदम लीला आदि कविताओं में भी राधा कृष्ण के प्रेम की महत्व का, ईश्वर के प्रति निवेदन का, राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है। अन्य कविताओं में भी इसी प्रकार से भक्ति आंदोलन की सगुणवादी परंपरा का ही अनुकरण भारतेंदु करते रहे हैं। विधवा विवाह, विदेशी गमन, अनजातीय विवाह आदि को उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इनके अलावा भारतेंदु की विभिन्न धर्मों के बारे में लिखी हुई कविताएं हैं, जो जैन, सिख, इस्लाम आदि धर्मों के महत्व को स्वीकार करती हैं। कुल मिलाकर देखें तो भारतेंदु इन कविताओं में देश और समाज की संपूर्ण उन्नति के लिए चिंतित और प्रयत्नशील
दिखाई देते हैं। वे जैन मंदिर में चले गए तो समाज में उन्हें नास्तिक करार दिया। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप यह रचना लिखी गई। बात कोई मूर्ख की यह मानो, हाथी मोरे तोहे नाही, जिन मंदिर में जानो, जग में तेरे बिना और है दूजो कौन ठिकानो। इसी प्रकार गुरु नानक के बारे में उन्होंने कहा है, बाबा नानक हरि नाम दे, पंचन दही उद्धार किए, जग ऊंच नीच जन करी कृपा, एक भाव अपनाई लिए। सभी धार्मिक मतांतरों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखने के बाद वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि सभी धर्मों की मूल दृष्टि एक ही है। सभी को अपने अपने मतों को मानते हुए दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। वह कहते हैं, खंडन जग में काको कीजिए, सब मत अपने ही तो हैं, इनको कहा उत्तर दीजिए। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा मार्ग की कल्पना की जिसमें आडंबर रहित ईश्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ हो सके। प्यारो पे ये केवल प्रेम में, ना ही ज्ञान में, ना ही ध्यान में, ना ही कर्म कुल नेम में, ना ही भारत में, ना ही रामायण में, ना ही मनु में, ना ही वेद में। भारतेंदु का श्रृंगारपरक काव्य। भारतेंदु ने भक्तिपरक काव्य लिखने के बाद श्रृंगारपरक काव्य भी लिखा है। भारतेंदु ने प्रकृति सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य और श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी हैं। भक्ति के क्षेत्र में सूर और श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी उनके प्रिय कवि रहे हैं। बारहमासा, होली आदि पर भी भारतेंदु की कविताएं हैं। रीति मुक्त कवि घनानंद के कठिन प्रेम मार्ग की तरह भारतेंदु का प्रेम सरोवर भी बहुत गहरा है। इसी रचना में प्रेम मार्ग की कठिनाइयाँ, प्रेम की परिभाषा और जीवन में उसके सार का भारतेंदु स्वच्छंद ढंग से निरूपण करते हैं। प्रेम सरोवर की यह तीर्थ विधि प्रमाण, लोक वेद को प्रथम ही देहूं त्रिंजलि दान, अति सूक्ष्म कोमल अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सब से सदा, नित एक से भरपूर। इसी प्रकार पावस ऋतु के जीवांत वर्णन की पृष्ठभूमि में भारतेंदु राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का, उनके विरह मिलन का चित्रण करते हैं। ऐसे चित्रण में भारतेंदु की संवेदनशीलता छिपी नहीं रहती। चाहे पावस ऋतु के विभिन्न चित्रण हो या राधा की स्मृतियाँ में कृष्ण से मिलन का चित्रण हो या विरह का। बात बिनु करत पिया बदनाम, कौन हेतु वह लाज हरे, मम बिना बात पे काम। भारतेंदु परंपरा से आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि उसी को अपनाकर उसमें ही अच्छा बुरा पहचान कर वह अपने समय से जुड़ना चाहते हैं। अपनी प्रेम तरंग रचना इस प्रक्रिया का बेहतर उदाहरण है। इसमें भारतेंदु ने राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाओं का खुलकर प्रयोग करते हैं। यह खुलापन मुक्ति का ही है एहसास, लोक की परंपरागत काव्य में मिलाना, लोक को परंपरागत काव्य में मिलाना, विभिन्न भाषाओं के प्रयोग इसी ओर इंगित करते हैं कि भारतेंदु अपने समय में दबावों को न केवल महसूस कर रहे थे, बल्कि उसे वाणी भी देने का प्रयास कर रहे थे। भारतेंदु की आधुनिक कविताओं में व्याप्त राजभक्ति। आधुनिक कविताओं में उन्होंने ब्रिटिश शासन अध्यक्षों, ब्रिटिश राज और देशभक्ति के बारे में लिखी है।
भारतेंदु ने प्रथम कविता महारानी विक्टोरिया के प्रति एल्बर्ट की मृत्यु पर 1861 ईस्वी में लिखकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। श्री राजकुमार पत्र में लिखकर भारतेंदु अपना हर्ष प्रकट करते हैं। जाके दरस हित सदा नैन मरत प्यास, सो सुख चंद बिलोकी है पूरे सब मन आस। 1870 में मेज ड्यूक ऑफ एडिनब्रा ने बनारस आने पर 1874 में प्रिंस के रूसी राजकुमारी से विवाह होने पर तथा 1875 में भारत आने पर भारतेंदु उनके सम्मान में कविताएं लिखते हैं। स्वागत स्वागत धन तुम भावी राजधिराज, भई सनाथा भूमि यह परसी चरण तुम आज। राजकुमार आवो इति दर्शाओ मुख चंद, बरसाओ हम पर सुधा बाधियो परम आनंद। भारत की पीड़ा को इस प्रकार भारतेंदु प्रस्तुत करते हैं। भरे नेत्र आंसुअन जलधारा, ले उसास यह वचन उचारा। क्यों आवत इत निरपति कुमारा, भारत में छायो अंधियारा। भारतेंदु की कविताओं के आधार पर उन पर ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहने का आरोप भी लगाया जाता है। 1858 में जो महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में लंबे चौड़े वादे किए थे, उन्हें पढ़कर कोई भी नहीं कह सकता कि ब्रिटिश राज भारत लूट खसूट के मकसद से आए हैं। संभवतः यह कारण है कि भारतेंदु महारानी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं और भारत के कल्याण की उससे अपेक्षा करते हैं। भारतेंदु ने लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन के प्रति लेख कविताएं लिखकर अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है। लॉर्ड लॉरेंस ने देश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत कुछ किया। किसानों के हित की सुरक्षा के लिए 1868 में पंजाब टेनेसी एक्ट और अवध टेनेसी एक्ट पास कराया, जिससे इतिहासकारों ने भी लाभकारी और परोपकारी विधान माना है। लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल के दौरान सुधार के जितने कार्य किए, उन्हीं के कारण उन्हें इतनी प्रशंसा मिली। भारतेंदु ने रिपनाष्टक लिखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जय जय रिपन उदार, जयति भारत हितकारी, जयति सत्य पथ पथिक, जयति जन शोक बिदारी। भारतेंदु अंधराजभक्त नहीं थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन के प्रति उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी इस बात की गवाह है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा धन लूट कर ले जाना, लॉर्ड लिटन के शासन के दौरान 50 लाख से भी अधिक लोगों की अकाल में मृत्यु होना तथा उनके कुशासन की अनेक त्रुटियों की भारतेंदु ने कटु आलोचना की है। स्टेची डिचरेली लिट्टन चितिये नीति के चाल, फंसी भारत जर्जर भ्यों, काबुल युद्ध अकाल। भारतेंदु की आधुनिक कविताओं में व्याप्त देशभक्ति। वे जनता के दुखों, पीड़ाओं, बदहालों आदि को कभी प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा, कभी लॉर्ड के द्वारा महारानी तक बताने की कोशिश करते रहे। वे यह भी समझ रहे थे कि अंग्रेजी सत्ता ने जनता और अपने बीच ऐसे लोगों की एक जमात को पैसे देकर खरीद लिया है जो लूट का एक हिस्सा हासिल करती है
इसीलिए भारतेंदु ने सन 1881 में विजय वल्लरी और 1884 में विजयनी विजय वैजयंती कविता में भारत के कष्टों का खूब वर्णन किया है। दोनों कविताओं का मूल लक्ष्य राजभक्ति को औजार बनाना, अंग्रेजों के शोषण अत्याचार को उद्घाटित करना तथा भारतवासियों को ललकारना है। ये वस्तुतः मोहभंगी कविताएं हैं। विजय वल्लरी में भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता पर हर्ष व्यक्त किया है, किंतु अंग्रेज इससे कैसे लाभ लेते हैं इसका भी स्पष्टीकरण वे देते हैं। ये तो समुझत व्यर्थ ही है रोटी उत्पात, भारत कोश विनाश को ही अति के अकुलात। भारतेंदु की आधुनिक कविताओं में व्याप्त राष्ट्रीय चेतना। विजयनी विजय वैजयंती कविता को लिया जा सकता है, जो लिखी तो मिस्टर विजय के उपलक्ष्य में है, किंतु प्राक्रांत इसे औपनिवेशिक राज्य शासन की अंग्रेजी राज की चालबाजियों, झूठे आश्वासनों को नंगा करती चलती है। मिस्टर विजय की अभिनंदन करते करते अचानक भारत का ऐतिहासिक गौरव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की याद और भारत की वर्तमान दुर्दशा का वे वर्णन करने लगते हैं। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो मेरा तो प्लीज़ like, subscribe my channel. Thank you so much for watching my video, and please subscribe my channel for more videos and stay connected with me for more videos. Thank you.